हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा चैप्टर जो कि सबको अपनी तरफ खींचता है। बिल्कुल एक ऐसा चैप्टर जो कि सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हाँ, वो और कोई नहीं लेकिन चैप्टर है ग्रेविटेशन। ठीक है, देखते हैं हम ये चैप्टर में कि ये कितना अट्रैक्टिव है, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा ही मजेदार और अट्रैक्टिव होने वाला है। और हम ये चैप्टर में देखेंगे कि ये चैप्टर कितना अट्रैक्टिव है, कितना हमें अट्रैक्ट कर सकता है। अगर अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे क्लास 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जयदीप सिंगड़िया। वहां पे आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी। आपको जो वीडियो देखना हो वो आप देख सकते हैं और आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं ये अट्रैक्टिव सा चैप्टर और देखते हैं कि ये कितना अट्रैक्टिव है और हमें कितना अपने आप को अट्रैक्टिव रखने में मदद करता है। चलिए भाई शुरू करते हैं अट्रैक्टिव चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। अब ये अट्रैक्टिव क्यों मैं बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि ये सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, सबको अपनी तरफ खींचता है। तो हमारे प्यारे से न्यूटन बाबा थे, सभी को पता ही होगा। एप्पल की ट्री के नीचे बैठे थे और एप्पल उनके ऊपर गिर गया पुटक, और उनके दिमाग की बत्ती जो है वो जलने लगी और वो सोचने लगी, अरे ये क्या हुआ, ये जो एप्पल है वो नीचे क्यों गिरा। और पूरी थियरी उन्होंने बना दी और ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो उन्होंने डिस्कवर किया और लॉज दिए। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि काश वो एप्पल गिरता ही नहीं तो हमें ये सब ना पढ़ना पड़ता। और जो फिजिक्स के लवर्स हैं वो बोल रहे होंगे अच्छा हुआ, बिल्कुल और एप्पल्स गिरने चाहिए थे ताकि वो और नई डिस्कवरीज करते और हमें और ये सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ने को मिलता। चलिए शुरू करते हैं। न्यूटन बाबा ने क्या लॉ दिया। न्यूटन बाबा ने बोला कि भाई अगर ये पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट्स है जिसके पास मास है तो उनके बीच फोर्स जो है वो लगते रहता है, और ये जो फोर्स लगता है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं और एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते रहता है। ठीक है, ये जो खींचने वाला फोर्स है उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए मैं बोल रहा हूं अट्रैक्टिव। चलिए ये ऑब्जेक्ट है, मास m1 हो गया, इसका मास m2 है और इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको हमने मान लिया है सपोज r। दो ऑब्जेक्ट्स, एक का मास m1 दूसरे का मास m2 और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो न्यूटन बाबा ने क्या बोला, न्यूटन बाबा ने बोला भैया ये दो ऑब्जेक्ट्स है, इनके पास मास है, बिल्कुल है, तो इनके बीच एक फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स कैसे लगेगा, तो न्यूटन बाबा ने बोला कि भाई ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से। करेक्ट, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस अगर कम करते जाएंगे तो सीधी बात है फोर्स बढ़ते जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस और बढ़ाते जाएंगे तो सीधी बात है फोर्स कम होते जाएगा, इनवर्स। ओके, और यही दो चीज को अगर हम जोड़ देते हैं, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा यहां से। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाते हैं तो हमें पता है एक कांस्टेंट लगता है, और ये कांस्टेंट जो है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये है हमारा फोर्स जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच लगता है। अगर दो ऑब्जेक्ट्स का पास कुछ ना कुछ मास है, दो ऑब्जेक्ट्स के पास अगर कुछ ना कुछ मास है तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो हम ये इक्वेशन से बता सकते हैं। m1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है, m2 सेकंड ऑब्जेक्ट का मास है, और r जो है वो क्या है, रेडियस नहीं है, r जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ये दो ऑब्जेक्ट्स इतनी दूरी पे है। तो ये रहा हमारा इक्वेशन F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बड़ा ही प्यारा इक्वेशन। अब यहाँ पे ये जो G है उसको हम क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे जो G है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या है, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। सर यूनिवर्सल क्यों लगाया है यहाँ पे, क्योंकि ये लॉ जो है बच्चों पूरे यूनिवर्स में सभी के लिए सही है, यानी कि पूरे यूनिवर्स में सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए ये होल्ड करता है, करेक्ट है, 110% ये लॉ जो है करेक्ट है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स है उनके बीच क्या रहेगा, फोर्स रहेगा। आइए देखते हैं इनके ऐसा यूनिट के बारे में। देखो यहाँ पे ये इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूं,
क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं G इज इक्वल टू FR स्क्वायर अपॉन M1 M2? अरे हाँ ना बोलो रे, FR स्क्वायर अपॉन M1 M2 अरे लिख सकते हैं ना। अरे सोचो बेसिक मैथ से इतना तो सबको आना चाहिए, नहीं आता है तो देख लो यहाँ से F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2, बहुत बढ़िया। अब करना कुछ नहीं है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो है उसका हम ऐसा यूनिट निकाल रहे हैं, तो ऐसा यूनिट निकालने का फिजिक्स में सबसे आसान तरीका है फॉर्मूले से ये हिसाब से रिलेशन बनाओ और फिर सभी का ऐसा यूनिट रख दो। फोर्स का यूनिट है r, डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर हो गया, और मास जो है वो kg स्क्वायर। तो ये है हमारे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। 1 मार्क का क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन, स्टेट द SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो हमें पता होना चाहिए न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, बहुत बढ़िया। दूसरी नोट करने वाली बात ये है यहाँ पे कि ये जो डिस्टेंस है ये दोनों के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस है ना, दोनों के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस। यानी कि अगर आप ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो स्टेटमेंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाएगा, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडी। ठीक है, ये सेंटर टू सेंटर तक का डिस्टेंस है, बहुत ही छोटा पॉइंट है लेकिन कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है आज का आपका अंडे का फंडा। अगर आपको एग्जाम में अंडा नहीं चाहिए तो उसका फंडा ये है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि जो फोर्स है एक्ट्स अलोंग द सेंटर जॉइनिंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, क्लियर है? सेंटर्स टू सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हम कंसीडर करते हैं, ना कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। अगर ये आपने नहीं लिखा है तो आपको वहां पे मार्क्स कट हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, है ना। यहां से हम आगे बढ़ते हैं, नोट करते जाइए और आगे देखते हैं हम किसके बारे में। हमें देखना है कि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसका नेचर कैसा है, और नेचर के साथ साथ हमें देखना है कि ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर क्यों होता है। ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर क्यों होता है, चलिए देख लेते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है M1, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है M2, बहुत बढ़िया। अगर दो ऑब्जेक्ट्स है उनके बीच भी क्या फोर्स लग रहा है, तो आंसर है हाँ। पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच फोर्स लग रहा है। शेप यहाँ पे मैटर नहीं करता, ध्यान रखिए। यहाँ पे हमने सर्कुलर शेप लिया है, जरूरी नहीं है जैसे मैं हूं यहाँ पे ये मार्कर है, हम दोनों के बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो आप बोलोगे सर फिर आप इसकी तरफ ऐसे अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जाते, है ना, आपने तो बोला अट्रैक्टिव फोर्स है, तो आप उसकी तरफ खींचे क्यों नहीं चले जाते, या मार्कर आपकी तरफ खींचा चला क्यों नहीं आता। आइए देखते हैं इसके पीछे क्या सीक्रेट है। देखो जो ग्रेविटेशन फोर्स है ना, वो हमने देखा मास के ऊपर डिपेंड है। अगर मास जो है बहुत ही स्मॉल होगा, मास जो है दो ऑब्जेक्ट्स का बहुत ही स्मॉल है, तो ग्रेविटेशन फोर्स भी क्या हो जाएगा बेटा, बहुत ही छोटा हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, तो दोनों ही मास छोटे हैं तो इनका प्रोडक्ट छोटा आएगा, तो फोर्स भी कैसा हो जाएगा बच्चों, बहुत ही छोटा। इतना छोटा होगा कि वो हमें इफेक्ट में देखने को ही नहीं मिलेगा। करेक्ट, सराउंडिंग्स में यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, यानी कि उनके बीच ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, बट हमें दिखता क्यों नहीं है, क्योंकि हो सकते हैं वो ऑब्जेक्ट्स जो है उनके मास जो है वो काफी छोटे हैं। तो ग्रेविटेशन फोर्स को इंपॉर्टेंस तब भी दिया जाता है, ग्रेविटेशन फोर्स को शाबाशी तब भी मिलती है, उनको अटेंशन तब भी मिलता है जब ऑब्जेक्ट जो है वो मैसिव हो, है ना। ऑब्जेक्ट कैसे हो, मैसिव हो, यानी कि ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा हो। दो ऑब्जेक्ट्स हो और दोनों ही ऑब्जेक्ट जो है उनका मास ज्यादा हो। अगर दो ऑब्जेक्ट्स है, दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास ज्यादा है, तो ग्रेविटेशन फोर्स को इंपॉर्टेंस मिलेगा, उनकी वहां पे कदर होगी, उनको शाबाशी मिलेगी। तो ही कहने का मतलब है वो इफेक्टिव होगा। कब इफेक्टिव होगा ग्रेविटेशन फोर्स, जब दोनों ऑब्जेक्ट जो है उनका मास ज्यादा है। ये वाले केस में भी वो एप्लीकेबल होगा, एक ऑब्जेक्ट जो है उसका मास ज्यादा है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उसका मास कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, जैसे सन और मून हो गया, है ना, अर्थ और मून हो गया। दूसरा एग्जांपल है अर्थ और मार्कर, जैसे इसको हमने छोड़ा नीचे गिरा, फाइन, इसका मास बहुत कम, अर्थ का मास बहुत ज्यादा। इसका मास जो है अर्थ के कंपेयर में बिल्कुल 3K के बराबर भी नहीं है, 3K के बराबर भी नहीं है, काफी छोटा। तो समझ में आया होगा आपको कि दो ऑब्जेक्ट जो है आपस में अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना।
मैं यहाँ पे हूं, यहाँ पे अगर कोई दूसरा पर्सन खड़ा है, दोनों आपस में टकरा क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं टकरा जाते आपस में? आपने तो बोला ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव है, बिल्कुल अट्रैक्टिव है, बट वहां पे कौन सा पैरामीटर आ जाता है? मास वाला। क्लियर हो गई ये बात? ओके, आइए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि फोर्स जो है अट्रैक्टिव इन नेचर तो है, और हमने ये भी देख लिया कि जब दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका मास जो है वो ज्यादा होगा या मास का प्रोडक्ट ज्यादा होगा, तब भी उसको इंपॉर्टेंस मिलेगा ग्रेविटेशनल फोर्स को। तब तक उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको कोई भाव तक नहीं पूछता उसके बिना। करेक्ट है? तो बहुत से लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमें जो अट्रैक्शन होता है उसके पीछे भी ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। जो स्टूडेंट्स को नहीं समझ आया वो अपने फ्रेंड्स को पूछे जिनको समझ आया हो, और बाकी यहाँ पे वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट करें। आगे बढ़ते हैं। अगर जी जो है कैपिटल जी, उसकी वैल्यू हम देख लेते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11। हमने यूनिट निकाला न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ये होती है। आइए अब ये चीज जो है उसको थोड़ा फील करते हैं, उसको थोड़ा समझते हैं। अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है 1 kg है और वो सेपरेटेड है बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो उनके बीच कितना फोर्स लग रहा होगा? चलो बताओ भाई, वीडियो पॉज करो और बताओ। दो ऑब्जेक्ट्स है, 1 kg मास है दोनों ऑब्जेक्ट्स का, और दोनों 1 मीटर की दूरी पे है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आ भी जा, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहे हैं। कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा आइए समझते हैं। फॉर्मूला लगाना है F = G m1 m2 अपॉन r²। m1 क्या है? 1, ये 1, तो ये कितना हो गया? G के बराबर आ गया। F = G दैट इज इक्वल टू कितना? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। इतना फोर्स लगेगा जब दो ऑब्जेक्ट जिनका मास 1 kg है और वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। तो ये जो है वो किसके बराबर आ गई वैल्यू? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। बात ये है कि क्या कैपिटल जी की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम है या डिफरेंट है? सोचिए, कैपिटल जी की वैल्यू यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, क्या उसकी वैल्यू जो 6.67 इंटू 10⁻11 है, क्या वो पूरे यूनिवर्स में सेम है या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो चेंज होती है? यानी कि मैं यहां से मार्स पे चला गया, मिल्की वे से बाहर चला गया तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी? तो आपका आंसर है नहीं। यूनिवर्सल कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती, चाहे आप एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में चले जाए या फिर आप एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में चले जाए। इसीलिए उसको बोला गया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आइए थोड़ा और फील करते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स को। पूरा आज हम फील निकाल के छोड़ेंगे, ठीक है? हमने देखा कि ये हमारे पास सिंपल सा प्यारा सा फॉर्मूला है। अब मुझे बताओ, अगर ये जो मास है उसको मैं 2 टाइम्स इंक्रीज कर दूं, है ना, ये वाले सिचुएशन में मेरे पास जो फोर्स लग रहा है वो 1 न्यूटन का है। बहुत बढ़िया। अगर जो मास है उसको मैं 2 टाइम्स इंक्रीज कर दूं तो फोर्स कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा? फोर्स बताओ कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा? डिस्टेंस को हमने सेम रखा है तो फोर्स 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, है ना? करेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को, है ना, एक ऑब्जेक्ट का मास मैंने 2 टाइम इंक्रीज किया है, दोनों का नहीं। अगर मैं दोनों ऑब्जेक्ट का मास 2 टाइम्स इंक्रीज करता तो मेरा फोर्स कितने टाइम्स हो जाता? इसका मास पहले 1 kg था, इसका भी पहले 1 kg था, दोनों का मैंने पहले बाद में 2 kg कर दिया, दोनों का मैंने बाद में 2 kg कर दिया, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 न्यूटन। तो दोनों का मास कितना हो जाएगा? 4 kg हो जाएगा, ठीक है? दोनों के मास का प्रोडक्ट 4 kg हो जाएगा और दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जो है वो 4 न्यूटन हो जाएगा। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, अगर दो ऑब्जेक्ट्स है उनके बीच का डिस्टेंस मैं हाफ कर दूं तो ग्रेविटेशन फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा? पहले ग्रेविटेशन फोर्स 1 न्यूटन था और दो ऑब्जेक्ट्स है उनके बीच का डिस्टेंस मैंने हाफ कर दिया, तो नया ग्रेविटेशन फोर्स जो है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा? आइए देखते हैं। आर स्क्वायर है तो मैं ऐसा लिख दूंगा इसको, है ना, ये ऐसा हो जाएगा Gm1 m2 अपॉन r/2 का होल स्क्वायर। अब ये ऊपर जाएगा तो नया फोर्स जो है वो कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा? आंसर है 4 न्यूटन, यानी कि 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। पहले 1 न्यूटन था, बाद में 4 न्यूटन हो गया। ये वाले केस में दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास हम चेंज नहीं कर रहे हैं, मास को 1 kg ही कंसीडर किया हुआ है। क्लियर हुआ? समझ आ रही है कहानी? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या क्या गुल खिलाता है, क्या क्या रंग लाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम देखने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स।
ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, चलिए समझते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, सभी को अपनी तरफ खींचता है ना, अट्रैक्टिव इन नेचर ऑलवेज, कभी भी रिपल्सिव नहीं होगा। ऐसा कभी हुआ है ये मार्कर को हमने फेंका और ये यूनिवर्स के बाहर चला गया? नहीं, यूनिवर्स के बाहर तो दूर की बात है, ये एयर के बाहर चला गया, यानी कि एटमोस्फेयर के बाहर चला गया, वापस आया ही नहीं हो रहा है ना। आप बोलोगे सर ये चीज तो रॉकेट्स और ये सब के केस में होती है, बिल्कुल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव इन नेचर है, इसको हमने ऊपर फेंका तो अर्थ उसको वापस नीचे खींचेगा। इसको अगर मुझे बाहर भेजना है एटमॉस्फेयर के, तो उसके पीछे कुछ और ही फिजिक्स लगती है जो हम हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो दो ऑब्जेक्ट से ऊपर लगता है और इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ये इसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और ये भी इसके ऊपर कितना लगेगा, 10 न्यूटन। यानी कि इससे आपको फील आ गई होगी न्यूटन्स थर्ड लॉ की, है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ की थोड़ी बहुत फील आ गई होगी। एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जब भी लगता है दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर तो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फाइन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीकेस्ट फोर्स है। अदर फोर्सेस की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, हमारा न्यूक्लियर फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, उनके कंपेयर में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीकेस्ट फोर्स है। और उसका एग्जांपल हमने देख लिया, दो ऑब्जेक्ट्स हमने देखा, है ना, जैसे मैं हूं यहाँ पे, ये मार्कर है, अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है मेरे यहाँ पे सराउंडिंग्स में, बट सराउंडिंग्स में कोई भी ऑब्जेक्ट्स को हम अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि उसकी तरफ खींचे चले नहीं जा रहे हैं, बट फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा नहीं है कि वो इफेक्टिव हो, यानी कि उसे हम देख पाए। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, तो आंसर है टाइड्स और एब्स, ठीक है। जो टाइड्स होती है ना, वाटर में, सी वगैरह में जो टाइड्स आती है उसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। पूरे सोलर सिस्टम को ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से सारे प्लैनेट्स वहां पे सन के अंदर में कनेक्टेड है। तो ये कुछ ग्रेविटेशनल फोर्सेस के एप्लीकेशन है, यानी कि यूजेस है। इवन मून जो है वो अर्थ के ग्रेविटी में क्यों है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स होगा ही नहीं तो मून जो है वो चला जाएगा दूर और बोलेगा भाई मैं क्यों आपकी ग्रेविटी में रहूं, है ही नहीं आपके पास तो कुछ, और मून ग्रेविटेशन फोर्स ना होने की वजह से उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। तो ये कुछ एप्लीकेशन है बच्चों किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करते हैं वापस। कैरेक्टरिस्टिक जो है यहाँ पे अगली वो ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना कभी भी जीरो नहीं होता। अरे वाह सर, ये क्या नया लेके आए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो जीरो नहीं होता। मान लो कि ये हमारा अर्थ है यहाँ पे, ठीक है, और अर्थ से कोई ऑब्जेक्ट को हम इतना 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 दूर भेज देते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हमने दूर भेज दिया, फिर भी उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, भले वो छोटा हो, है ना, भले वो छोटा हो पर होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट बिकम जीरो, या ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेवर जीरो। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, भले वो बहुत ही छोटा हो। और वो वैरी कैसे करेगा, तो आंसर है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से वो वैरी करेगा, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका मतलब ये है कि फोर्स की वैल्यू जीरो कभी नहीं होती। जीरो बुलाता है मगर जाने का नहीं, है कि नहीं, जीरो बुलाता है मगर जाने का नहीं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कभी जीरो नहीं होता, इसको मार्क करें, इंपॉर्टेंट है ये वाला। चलिए इतनी कहानी हो गई है, तो अब हम देखते हैं आगे एक इसके ऊपर छोटा सा न्यूमेरिकल। आइए देखते हैं छोटा सा न्यूमेरिकल जो कि बिल्कुल टाइम पास है, आप तो यूं ही कर लोगे। हमारी धरती माता अर्थ, अरे वाह सर बिल्कुल अर्थ नहीं लग रहा है, चलिए थोड़ा इसको और गोल बना ले ताकि अर्थ लगे। जी हाँ, ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है अर्थ, और चंदा मामा मून। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं अर्थ जो है इसका मास यहां पे दे रखा है, ठीक है। मास ऑफ अर्थ यहां पे गिवन है, मास ऑफ मून जो है वो यहां पे गिवन है 22 kg, और इनके बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन देम
दे रखा है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर, और आपसे पूछा गया कि फाइंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। वीडियो को पॉज करें और बताएं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना होगा। सॉल्व करें इसको। धरती माता और चंदा मामा के बीच कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा। आइए देखते हैं क्या करना है। इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, F = G m1 m2 अपॉन r²। अब तक तो तुम्हें ये फॉर्मूला पता भी चल गया होगा। G की वैल्यू बच्चा जान चुका है 6.67 इंटू 10⁻11। अब देखो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और सिंपल मैथ्स है और कुछ नहीं करना। m1 m2 अपॉन r², दोनों के बीच का डिस्टेंस, अरे वाह, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये किलोमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई होप आपको इतना तो आता ही होगा, ठीक है, इसका स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा जो है 2.01 इंटू 10⁻11 न्यूटन, 11 नहीं 10⁻20 न्यूटन। इतना फोर्स जो है इन दोनों के बीच होगा। यानी कि धरती माता चंदा मामा के ऊपर 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन फोर्स लगा रही होगी, और वहीं पे सामने चंदा मामा भी धरती माता के ऊपर इतना ही फोर्स लगा रहे होंगे। फाइन। तो ये था इनके फोर्स का खेल, और आज का वीडियो इसी के साथ एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि स्मॉल जी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जो कि हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ते आए हैं। अब ये वैल्यू कैसे 9.8 होती है वो हम देखेंगे, और स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में हम देखेंगे। आपस में वो क्या रिलेशन रखते हैं, डायरेक्ट है, इनवर्स है, वो कहानी हम पढ़ेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।